जैविक और प्राकृतिक एक जैसे नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे से काफी डिफरेंस रखते हैं। उस केचुआ खाद को तैयार करने पे ही किसान की कमर टूट जाती है। इतना कॉस्टली होता है या वो फिर क्या कॉस्टली कुछ और तो काम है? इसलिए है, जो अगर खरीद के लाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी भारी है। अच्छा जी। और अगर आप उसको घर पे तैयार करते हैं तब भी आपको वो बहुत महंगा पड़ता है। सिर्फ स्पेशल एक एकड़ के लिए इतने 10 पशु रखने हाँ की जी, जरूरत पड़ेगी उनको। वर्मी कंपोस्ट है, वो ऑस्ट्रेलियन केंचुए द्वारा तैयार होता है, वो केंचुआ हमारे इंडिया से नहीं है। तो ये मान के चलो भी किसान को खेती करने से पहले ही वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। जो जैविक उत्पाद के रूप में आजकल जो मार्केट में जो उत्पाद आए हुए हैं उनका ये पता ही नहीं है कि वो कितने सेफ है। गाय का जो गोबर है वो बैक्टीरिया का भंडार है, और जो गोमूत्र है वो मिनरल्स और एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज का भंडार है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में जो प्राकृतिक खेती है वो घरेलू नुस्खे की तरह है। ये बाजारों में नहीं बिकेगी। जो प्राकृतिक खेती है, जो जैविक खेती बाजारों में बिकती है वो प्राकृतिक खेती बाजार में बिकेगी तो, लेकिन फिर उस पे दाम हमारे किसानों के होंगे। हमारा मकसद है किसानों के अंदर एक चेतना पैदा करना कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ आए। और मैंने ये भी सुना था कि आपने कोई नई किस्म भी बनाई है, कोई नई वैरायटी बनाई है आपने? हाँ, हमने अपनी एक ट्रायल के रूप में अपनी गेहूं की एक वैरायटी बनाई थी। आपने खुद की बनाई है वो? हाँ, वो दो जो वैरायटी गेहूं की है ना, उनका क्रॉस ब्रीड एक तैयार होता है। और हरियाणा में तो हम बहुत से लोगों को पता भी नहीं प्राकृतिक खेती। बिल्कुल, यही तो हम जिस चीज को पैदा कर रहे हैं, हमने शुरुआत की नेचुरल फार्मिंग की कुरुक्षेत्र से, और वो आगे जाके एक विकराल रूप, एक बड़ा रूप धारण कर रहा है। प्राकृतिक खेती से करेंगे हम पूरे देश को विकसित। क्या बात है। राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है। इसके लिए हम आया है हमारे खास मेहमान श्री जोनी राणा जी, जो एक ही बेहद समृद्ध किसान है। उनसे हम जानते हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती का अंतर। जोनी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे न्यू एपिसोड में। कैसे हो आप? नमस्कार दीपक जी, और मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि हम और आप बैठ के जो इतने सवाल किसानों के दिमाग में हैं, वो जो सीधे तौर पे पूछ नहीं पाते, उनके समाधान इस वीडियो के माध्यम से सभी तक पहुंचेंगे। और ये सवाल बड़ा ही एक सार्वजनिक भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जैविक और प्राकृतिक के बीच का जो अंतर है उसको कुछ शरारती तत्व मिटाने की कोशिश में है। वो जैविक को ही प्राकृतिक रूप देने की फिरक में है। जैविक और प्राकृतिक एक जैसे नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे से काफी डिफरेंस रखते हैं। अच्छा जी, हम तो ये सोच रहे थे, बल्कि हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही सोच रहे हैं सभी कि प्राकृतिक और जैविक दोनों एक ही है। दीपक जी, अगर प्राकृतिक और जैविक एक जैसे होते तो जैविक को प्राकृतिक कहने की नौबत क्यों आती? अच्छा जी। क्यों जैविक ने पूर्ण रूप से विकास नहीं किया? इसके पीछे के लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूं, जितना मेरे को पता है जी। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन सभी सवालों को ठीक ठीक से सुलझा पाऊं। जी जी जरूर। जैविक जब खेती आई तो जैविक खेती में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो काफी कॉस्टली हो जाती हैं। अच्छा जी। जैविक में मुख्य रूप से जो यूज होता है वो वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट? हाँ, जो केचुआ खाद भी बोला जाता है। अच्छा जी। उस केचुआ खाद को तैयार करने पे ही किसान की कमर टूट जाती है। इतना कॉस्टली होता है या वो फिर क्या? कॉस्टली तो इसलिए है, जो अगर खरीद के लाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी भारी है। अच्छा जी। और अगर आप उसको घर पे तैयार करते हैं तब भी आपको वो बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा जी। दूसरा क्या है, जैविक खेती में जब हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खेत में गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें एक प्रॉपर नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए
हाँ। जो औसत मात्रा में एक फसल को चाहिए, अच्छा। उस फसल की नाइट्रोजन की मात्रा को पूर्ण करने के लिए सबसे ज्यादा गोबर की खाद डाली जाती है जैविक खेती में। अच्छा जी। और वो गोबर की खाद आप ये मान के चलो कि कई टन डालनी पड़ती है। अच्छा जी, हाँ, इतनी? कि कई सौ टन गोबर के लिए हमें बहुत ज्यादा पशुधन की जरूरत पड़ती पशुधन है। की जरूरत पड़ेगी। और आज आप लोग देखते हैं कि कोई भी इतने ज्यादा पशुधन नहीं रख पाएगा। नहीं रख और पाएगा। अगर एक किसान को एक फार्म में 1 एकड़ में जैविक खेती करनी है तो उस जैविक खेती के पीछे उसको 10 पशुधन जरूरी है। सिर्फ स्पेशल एक एकड़ के लिए इतने 10 पशु पशु, रखने की हाँ जरूरत जी हाँ। पड़ेगी उनको। क्योंकि जब वो इतना गोबर देंगे हम्म। और फिर उस गोबर की खाद को तैयार किया जाए हम्म। और तब उसको डाला जाता है, तब जाके उसमें एक नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अच्छा और जी। इतना पशुधन रखना किसान के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि काफी मुश्किलें आती हैं। बहुत ज्यादा पशुधन अगर वो रखेगा तो उसकी ज्यादातर मेहनत पशुओं पे ही लग जाएगी। पशुओं पे ही लग जाएगी, सही बात। दूसरा क्या है कि जब हम वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, अगर हम उसको बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसकी भी मात्रा बहुत ज्यादा हमें डालनी पड़ती है। अच्छा जी। जिसमें हमारा बहुत ज्यादा जो कॉस्ट चली जाती है। तीसरा क्या है कि अगर हम उसको घर पे तैयार करते हैं तो जो हमारा जो ये वर्मी कंपोस्ट है वो ऑस्ट्रेलियन केंचुए द्वारा तैयार होता है। वो केंचुआ हमारे इंडिया से नहीं है। इंडिया से नहीं है। हाँ, वो ऑस्ट्रेलियन रेड वर्म के नाम से आता है। और गंदगी का केंचुआ है जो मिट्टी नहीं खाता। इंडिया का केंचुआ मिट्टी खाता है। वो तो हमारे लिए फिर नुकसानदायक ही होगा। बिल्कुल, अगर हम विदेश से कुछ भी मंगवाते हैं तो हमारी देश की जो मुद्रा है वो विदेशों में चली जाती है। दूसरा, उस केंचुए का रख रखाव भी बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे भी मर जाता है, वो बारिश में भी मर जाता है, वो लो टेम्परेचर पे भी। तो ये मान के चलो भी किसान को खेती करने से पहले ही वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है जी। दूसरा, जैविक खेती में जो जैविक उत्पाद के रूप में आजकल जो मार्केट में जो उत्पाद आए हुए हैं उनका ये पता ही नहीं है कि वो कितने सेफ है। अच्छा जी। दूसरा, जैविक उत्पाद खरीदने के लिए किसान को फिर से बाजार जाना होगा और वो फिर से बाजार का मोहताज हो जाएगा। जैविक खेती बहुत कठिन है और जैविक खेती में कहा भी जाता है कि पहले 3 साल तक लॉस हमें सहन करना होता है। और इसका बड़ा एग्जाम्पल गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जब आचार्य जी ने जैविक खेती को शुरू करके देखा, क्योंकि जब जहरीली खेती से उन्होंने हाथ पीछे हटाना चाहा तो उस दौरान सबसे बड़ा ऑप्शन जैविक खेती था। तो उन्होंने जब जैविक खेती करके देखी तो उनको पहले 2 साल में कुछ भी उत्पादन नहीं मिला। तब उन्होंने ये सोचने रखा भी ऐसे में तो फिर इतना लॉस हो जाएगा कि हमें प्रॉफिट होने की कोई उम्मीद ही नहीं। ये तो बहुत ज्यादा टफ चले जाएगा। हाँ, तो ऐसे में उन्होंने फिर प्राकृतिक खेती को अपनाया और पहले ही साल से उनको एक ठीक ठाक उत्पादन मिलना शुरू हो गया। हाँ, तो प्राकृतिक खेती में जहां अब हम बात करेंगे कि हमें इतनी ज्यादा गोबर की जरूरत जैविक खेती में पड़ी, वहीं हमारी एक गाय से हम जीवामृत और घन जीवामृत बना के 10 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। बिल्कुल डिफरेंस हो गया जी, क्योंकि गाय गऊ आधारित जो खेती है, गाय का जो गोबर है वो बैक्टीरिया का भंडार है और जो गोमूत्र है वो मिनरल्स और एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज का भंडार है। दोनों को मिलाने से एक लिक्विड रूप में हम जीवामृत बनाते हैं जी, जिसे खेतों में पानी के सहारे छोड़ दिया जाता है। और जब हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते हैं उसका एक सिस्टम भी है। हम सबसे पहले उसमें हरी खाद बोते हैं खेत में, उसके बाद उस खाद को मिट्टी में मिला के उसमें जीवामृत छोड़ा जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया की खुराक बायोमास है और बायोमास का मतलब हरी खाद। और वो बैक्टीरिया जाके उसके अंदर एक तैयार भोजन करेंगे जो हमारी फसलों के लिए बहुत जबरदस्त खाद का काम करता है। और ऐसे में आपको बाहर से कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है। ये तो ये मतलब जैविक खेती में करेंगे तो हमें बाजार से लाना पड़ेगा। बिल्कुल, पूरा इसमें क्या है दीपक जी, मैं आपको बीच में रोक के इसलिए बता रहा हूँ कि जैविक खेती करने से हमारी जो उसके ऊपर की लागत है वो कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, और दूसरा क्या है कि प्राकृतिक खेती में
हम जो भी उत्पाद बनाएंगे अपने हाथ से बनाएंगे, उसमें आपकी श्योरिटी होगी कि आप क्या बना रहे हो, और अपने खुद के द्वारा बनाया गया होगा। बिल्कुल हमारे हाथ से बनाया जाएगा। हमें कहीं बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, गाय से ही हमें वो चीज मिलेगी। एक गाय से हम 5 से 10 एकड़ की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपकी नीयत ठीक हो और आप में कुछ करने का जज्बा हो। अकेले गाय के गोबर से जब हम घन जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाने का भी तरीका मैं आपको बता दूं कि घन जीवामृत 1 क्विंटल गाय का गोबर ताजा, उसमें 5 किलो गोमूत्र, 2 किलो गुड़ का पानी, 1 किलो बेसन और एक थोड़ी सी मिट्टी बड़ पेड़ की, उसे हम उस गोबर में मिक्स करके छाया में उसको स्टोरेज कर देते हैं। और हर फसल की तैयारी से पहले, अच्छा, जहां जैविक खेती में टनों के हिसाब से गोबर डालना पड़ता है, अच्छा जी, वहीं हमें मिट्टी की तैयारी में मात्र 5 क्विंटल घन जीवामृत देना होता है और हर पानी के साथ जीवामृत छोड़ना होता है। इसके अलावा आपको पोषण के रूप में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि पहले साल जब आप पूरे इनपुट अपनी मिट्टी में देते हो, धरती माता को देते हो, तो आपका एक ठीक ठाक उत्पादन आ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जब आप अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ाएंगे तो आपका उत्पादन बढ़ता चला जाएगा। जिंदा रिपोर्ट्स हैं गुरुकुल की और हमारी भी कि पहले ही साल से उत्पादन में बढ़ोतरी आती है, घटने का कोई मामला अभी तक सामने नहीं है। क्या बात है जी। तो आपने बहुत ही बारीक पहलुओं पर और भी अच्छी चर्चा करी आपने, और सभी को भी पता लग भी गया होगा कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में कितना अंतर है। ये तो ऐसा मान के चलो आप, जमीन आसमान का अंतर मान के चलो आप, बिल्कुल कि इसमें आपको कॉस्टली भी, बजट के तौर पर भी और आपको मेहनत के तौर पर भी प्राकृतिक खेती का ज्यादा करने के ज्यादा फायदे रहेंगे। बिल्कुल, इसे आप एक रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे कोई बीमार हो जाता है तो हम सबसे पहले घरेलू नुस्खे उपयोग करते हैं, घरेलू नुस्खे, उसके बाद फिर हम आते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे, और उसके बाद फिर रासायनिक ट्रीटमेंट यानी कि एलोपैथिक में टैबलेट और इंजेक्शन। जो प्राकृतिक खेती है वो घरेलू नुस्खे की तरह है। भी आप घर से ही, रसोई से ही उठाते हो। हमारा बेसन घर पे मौजूद है, हमारा गुड़ घर पे मौजूद है, उसके अलावा गाय हमारी घर की हो गई है। गाय वैसे भी हमारे धर्म में गाय रखना शुभ माना जाता है, तो एक गाय देवी स्वरूप में हर कोई घर पे रखता है, उसी से आप 10 एकड़ तक की खेती कर सकते हो। तीसरा क्या है कि ये चीजें हम घर पे पैदा कर सकते हैं। घर पे अगर चना है तो बेसन पैदा कर सकते हैं, घर पे गन्ना है तो अपना गुड़ बना सकते हैं। तो हमें बाजार का मोहताज नहीं होना पड़ेगा और आप घर से, अपनी रसोई से, अपने खेत से ही उन चीजों को पूरा कर सकते हो। इसीलिए प्राकृतिक खेती सबसे आसान है। आपको अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाना, और आपको अगर बाजार से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो प्राकृतिक खेती है। और प्राकृतिक खेती से अभी हम पैदा करने पे बातें कर रहे थे, तो जब ये चीजें पैदा होंगी, पैदा करने के साथ साथ आप अपने साथियों को ये भी बताना शुरू करें कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। धीरे धीरे कंज्यूमर, ग्राहक उनसे जुड़ेंगे। ग्राहक अच्छी चीजें चाहता है, बस शर्त है कि आपने उसको ईमानदारी से पैदा किया हुआ, आप जो बोल रहे हो वही होना चाहिए। ये बाजारों में नहीं बिकेगी जो प्राकृतिक खेती है, जो जैविक खेती बाजारों में बिकती है वो। प्राकृतिक खेती बाजार में बिकेगी तो, लेकिन फिर उस पे दाम हमारे किसानों के होंगे। किसानों के होंगे, हाँ, किसान खुद तय करेगा कि वो उसको कितने में बेचेगा। और जैविक खेती में, जैविक खेती के भी उत्पाद बिकते हैं, हम ये नहीं कहते कि जैविक खेती, लेकिन अगर किसान की दशा देखी जाए तो प्राकृतिक खेती उसके लिए ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर की जो जितना भी उसके अंदर का इनपुट है या हम उस पे जो खर्च करते हैं, प्राकृतिक खेती में वो ना के बराबर है। तो अगर खर्च घटेगा तो आमदनी बढ़ेगी, और अगर हमने आमदनी बढ़ी ना बढ़ी वो अलग मैटर है। सबसे पहले तो हमें खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैविक खेती के अंदर फंगल इन्फेक्शन, फंगस बहुत आता है, कई बार पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो जाती है। जबकि प्राकृतिक खेती में हम ऐसे उत्पाद बनाते हैं जैसे खट्टी छाछ है,
10 पर्णी अर्क है, जो 10 पौधों के पत्तों का एक मिश्रण होता है जो हर कीड़े से फसलों को बचाता है। नीम अस्त्र है जो नीम की पत्तियों से तैयार होता है। ये चर्चा हम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हमारा मकसद है किसानों के अंदर एक चेतना पैदा करना कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ आए, और जब वो आने का मन बनाएंगे तो फिर वो ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग से वो ये सभी बातें सीखेंगे जो हम यहाँ सिखाने की कोशिश कौन सी फसल उगाते हैं? हम ज्यादातर दीपक जी अनाज पे काम करते हैं, जैसे धान, गेहूं, और उसके अलावा सरसों, दालें हैं। अच्छा, आप दालें भी उगाते हैं? हाँ, तो इन सभी चीजों को हमने बेसिक वही चीजें करनी है जिस हिसाब से हमारा मिट्टी और पानी खेत का है, उसी हिसाब से आपको फसलें करनी है। फसल चाहे आप कोई भी करें, मुख्य आधार मिट्टी है, धरती माता है। अगर हम अच्छे से मिट्टी को पोषण देंगे तो आप जो मर्जी फसल लें उसका उत्पादन आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर पौधा पोषक तत्व मिट्टी, पानी और हवा से लेता है जी। तो अगर मिट्टी में प्रचुर मात्रा में वो पोषक तत्व मौजूद है, हवा पानी अपने लिए हुए हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इन्हीं समस्याओं का पूर्ण समाधान प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती आप करके देखेंगे तब जाके आप महसूस करेंगे भी प्राकृतिक खेती होने वाली चीज है। लेकिन एक सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं जो आपकी वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं वो ये है कि ज्यादा आशाएं भी कई बारी हमें निराशाओं की तरफ लेके धकेल देती है। सही बात है। आप आशाएं नहीं, एक विश्वास के साथ खेती करें, आशाएं ना करें। लेकिन जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं हाथ पसार के, जो प्रसाद हमें मिलता है, प्रसाद की मात्रा नहीं होती, सिर्फ वो यही बड़ी बात है कि वो हमारे हाथ में आया। प्रसाद चाहे हमें एक दाना मिले, चाहे वो भर कटोरियां आप लें, प्रसाद प्रसाद ही रहेगा। उसकी वैल्यू प्रसाद के रूप में ही, और प्रसाद की कभी कोई वैल्यू नहीं होती। वो मैंने ये भी सुना था कि आपने कोई नई किस्म भी बनाई है, कोई नई वैरायटी बनाई है आपने? हाँ, हमने अपनी एक ट्रायल के रूप पे अपनी गेहूं की एक वैरायटी बनाई थी। आपने खुद की बनाई है वो? हाँ, वो दो जो वैरायटी गेहूं की है ना, उनका क्रॉस ब्रीड एक तैयार होता है। जैसे दो गोत्र मिलके एक नया जन्म देते हैं, वैसे ही हमारी एक बहुत पुरानी ब्रीड है C306। बहुत पुरानी है नहीं? और भी करते हैं इसको यूज? हाँ, शुरुआत में अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा पुरानी जो हमारी ब्रीड है वो C306 है, यूनिवर्सिटी हिसार की। अच्छा जी। और एक करनाल की एक वैरायटी है DBW 187। हमने दोनों को क्रॉस करके एक नया सीड बनाने की कोशिश की, जिसका नाम हमने स्वर्ण गंगा रखा है। स्वर्ण गंगा। उसका जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो अच्छी है। लेकिन मैं फिर भी नए किसान साथियों से ये बोलूंगा कि वो बीजों के चक्करों में ना पड़ के सिर्फ हर बीज को जो एक किस्म हो, अच्छी किस्म हो, उसके साथ व्यवहार प्राकृतिक करें तो वो एक प्राकृतिक उत्पादन ही ले पाएंगे जी। वैसे बहुत सी पुरानी वैरायटियां ऐसी हैं जिनको हमें संजो के भी रखना चाहिए, जैसे खपली एक वैरायटी है, सोना मोती एक वैरायटी है, C306 है, और जी बंसी एक वैरायटी है। तो ये सारे प्राकृतिक बिल्कुल, ये सबसे पहले बीज है अपने और बहुत ही अच्छे हैं। सोना मोती तो वैरायटी को ग्लूटोन फ्री भी माना गया है। तो हम ये कहते हैं कि आप लोग अच्छी अच्छी चीजें उगाएं, वो चीजें उगाएं जो खाने लायक है, जिनका मार्केट में डिमांड है, या ये कह लो कि कंज्यूमर उसको खरीदना चाहता है। आप उन चीजों को ही बोएं और अच्छा उत्पादन तो आएगा ही, साथ में आपको अच्छी कीमत भी मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति स्वस्थ चीजें खाने का इच्छुक है। तो हमें ग्राहक को अच्छी चीजें देनी चाहिए ताकि एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ एक अच्छी कॉस्ट भी आपको मिले, जिससे आपको अगर उत्पादन थोड़ा 19 की होता भी है तो उस वाली वो समस्या नहीं पैदा करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जैविक खेती प्राकृतिक खेती के मुकाबले बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो वो किसान हित में नहीं आपने जो चीजें बताई है, और यही रीजन है कि वो फैल नहीं पाई, वो बढ़ नहीं पाई। लेकिन प्राकृतिक खेती आप देखोगे ये बढ़ेगी भी और देश के हर हिस्से में पहुंचेगी, क्योंकि इसके पीछे हमने सरकार का एक ऐसा विजन देखा है जो बड़े ही शिखर पे है
गुजरात में हम पिछले कुछ दिनों गए थे, हमें वहाँ रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाया गया था। अच्छा, आप सभी गए थे गुजरात में? हम 2 साथी हरियाणा से थे। अच्छा जी। तो वहाँ हमको बुलाया गया था। साथ में आपके कोई वैज्ञानिक भी थे साथ में? हमारे साथ 3 हमारे साइंटिस्ट थे। अच्छा जी। और 2 हम फार्मर्स थे। हमें वहाँ बुलाया गया तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ प्राकृतिक खेती के ऊपर ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी गई। अच्छा, ये मतलब प्राकृतिक खेती की यूनिवर्सिटी बन गई है, बच्चे वहाँ डिप्लोमा कर रहे हैं। और हरियाणा में तो हम बहुत से लोगों को पता भी नहीं प्राकृतिक खेती के बारे में। बिल्कुल, गुजरात में तो यूनिवर्सिटी तक बना दी। यही तो एक बात है कि हम जिस चीज को पैदा कर रहे हैं, हमने शुरुआत की नेचुरल फार्मिंग की कुरुक्षेत्र से, और वो आगे जाके एक विकराल रूप, एक बड़ा रूप धारण कर रहा है। बच्चे उसमें डिप्लोमा करेंगे, आगे उनके लिए वो ऑप्शन खुलते हैं। हाँ, ज्ञान बढ़ता जाएगा, सीखना ही नहीं, सिखाना भी जरूरी है। हाँ, तो वहाँ हमने यूनिवर्सिटी खुल गई है। बच्चों का पहला जो बैच है वो शुरू हो चुका है और देख के बड़ा खुशी हुई है। तो अब अभी 2025 में खुली है या फिर 24 में जी? 2024। हाँ, ये देखो ना, वो शुरुआती बैच चल चुका है उनका। अच्छा जी। तो वहीं हमने जब गुजरात गए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब देखने गए हम, अच्छा जी, तो उसके नीचे मोदी जी का एक बैनर था जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अभी प्राकृतिक खेती से करेंगे हम पूरे देश को विकसित। क्या बात है। तो यानी कि मोदी जी का सपना है कि हर किसान प्राकृतिक खेती करके देश को विकसित करे। विकासशील से हमने विकसित की तरफ जाना है, प्राकृतिक खेती उसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। तो सरकार चाहती है कि आप लोग प्राकृतिक खेती करें। तो मेरा अंदाजा है कि ये बहुत बड़ा मौका है हर किसान के लिए कि जब बहाव के साथ बहना हो ना, तो फिर एनर्जी कम लगती है। आज बहाव आपको बह के ले जाने के लिए तैयार है, सिर्फ आपकी जरूरत है कि आप उस महासागर में कूदें और प्राकृतिक खेती करके देश के विकास में भागीदारी दें, लोगों के स्वास्थ्य में भागीदारी लें और अपना जो असली कर्तव्य है किसान का है उसका वहन करें। और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर किसान साथी प्राकृतिक खेती करेंगे तो वो एक समाज सेवा भी है, लोक सेवा भी है, मानवता भी है और सनातन भी है। बिल्कुल जी, आपने जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के जो मूल अंतर थे, जो आपने बिल्कुल बारीकी से समझाए हैं, और उम्मीद है सभी दर्शकों को ये समझ में आ गए होंगे। और जॉनी राणा जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी गहन जानकारी सभी दर्शकों को आपने शेयर की और आप सभी को भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो आप सभी भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी हमारी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद।